आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर, जिसमें हम लोग आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ करंट अफेयर, हमारे स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड जो भी हमारे करंट अफेयर्स हैं उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। और बने रहिए निरंतर क्लास के लिए, जिसमें हम लोग डेली नई नई करंट अफेयर्स के साथ मिलते रहेंगे। चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे आपको अपडेट्स जल्दी से जल्दी मिलते रहे। देरी ना करते हुए हम सीधे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए जो क्वेश्चंस लेकर आया हूँ बिल्कुल रिसेंटली करंट है अभी, और इनके चांसेस हमारे नए एग्जाम्स में आने के हैं बहुत ज्यादा। चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हु इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट। पूछा गया है जो एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट है वो कौन ऑर्गेनाइज करने जा रहा है या कौन इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है। अगर केवल हम यहाँ पर अपने आंसर की बात करें कि हमारा आंसर क्या रहेगा, तो ऑर्गेनाइज जो इसको कर रहा है वो है सऊदी अरब। ऑर्गेनाइज करने वाला है सऊदी अरब। सऊदी अरब इसको ऑर्गेनाइज करने जा रहा है 2027 में। ये जो सऊदी अरब वाला मैंने आपको बताया ये हमारा 2027 वाला है, लेकिन अगर हम इसी में बात करते हैं कि अभी रिसेंटली ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ है, यानी कि जो अभी हो चुका है जनवरी में जो हो चुका है हमारा, वो कहाँ पर, कतर में हुआ है हमारा अभी। कतर में अभी हमारा हुआ है 2023 वाला, जो जनवरी में हमारा भी हो चुका है। एशियन कप कतर में हमारा अभी हुआ है, और नेक्स्ट ऑर्गेनाइज करेगा इसको सऊदी अरब 2027 में। अगर हम केवल एशियन कप की बात करें तो ये हर 4 साल के बाद, आफ्टर 4 इयर्स, इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है या ये टूर्नामेंट कराई जाती है। और अगर इसमें हम बात करें कि लगभग कितनी टीमें इसमें पार्टिसिपेट करती है, तो इसमें अभी तक जो टीमें का पार्टिसिपेशन देखा गया है तो 23 टीमें, केवल 23 टीमें इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। ये लगभग है, ऊपर ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन अगर कंट्रीज की वहां पर बात की जाए, कंट्रीज अपना पार्टिसिपेशन दिखाना चाह रही है या नहीं दिखाना चाह रही है, उसकी क्या अहम भूमिका रहती है एशियन फुटबॉल कप के रिगार्डिंग। और इसमें जो टीमों का सिलेक्शन होता है वो AFI के द्वारा किया जाता है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022, पांचवी खेलो इंडिया गेम्स कहाँ पर हो रहे हैं। और खेलो इंडिया का संबंध, सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें, इसका संबंध किससे है, इसका संबंध भारत से है। भारत में ग्रामीण क्षेत्र में जो बच्चे होते हैं उनकी खेल भावना को निखारने के लिए, वहां से बच्चों को प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए और बच्चों का पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए, या वहां से एक अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन को निकालने के लिए इन गेमों का आयोजन किया जाता है। और अगर हम बात करते हैं कि ये हो कहाँ रहे, जैसे कि अभी इसने पूछा है कि 2022 वाले जो गेम हैं वो कहाँ पर हो रहे हैं, तो 2022 में नहीं हो पाए थे, 2023 में हो रहे हैं। तो वे कहाँ पर हो रहे हैं, उसका मैं आपका राइट आंसर आपको देता हूँ, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। कब से कब तक हो रहे हैं, अगर इसकी बात देखें या इसकी बात करें, तो ये हो रहे हैं हमारी 31 जैन टू 11 फेब 2023, 11 जनवरी से 23 फरवरी तक ये हमारे गेम्स हो रहे हैं। यानी कि हमने जो गेम्स की बात की है, तो कहाँ पर हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में हो रहे हैं, और 31 जनवरी से 11 फरवरी के बीच तक ये गेम्स हुए हैं, जिसमें अभी तक हुआ है। और अगर इसमें बात की जाएगी इस ये पूरे मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश तो एक पूरा स्टेट है, अगर ये रेक्टिफाई किया जाए, पता किया जाए कि कहाँ पर हो रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर, तो केवल इन गेम्स को कराने के लिए 8 सिटी, 8 ऐसे शहरों का चुनाव किया गया था जहां पर इन गेम्स को कराया जा सके। उनको मैं आपको वर्बली बता देता हूँ, जिसमें से भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, मंडला, खरगोन और बालाघाट, ये ऐसे शहर हैं जहां पर इन गेमों को आयोजित किया गया था। अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करते हैं, तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और ये स्टार्ट कब किया गया था, क्योंकि ये भी इसका क्वेश्चन बनता है कि इनको स्टार्ट कब किया गया था, तो इनको स्टार्ट किया गया था 2018 में। गेम स्टार्ट कब किए गए थे, 2018 में। और लास्ट वाले कब हुए थे हमारे, 2022 में।
और 23 वाले हमारे जो अभी हो चुके हैं, जो हमारे गेम अभी हो चुके हैं 31 जनवरी टू 11 फरवरी से हमारे स्टार्ट हो चुके थे, 31 जनवरी से, और अभी हमारे 11 फरवरी तक चल रहे हैं, यानी कि कल तक वो और चलेंगे, आज उसका सेकंड लास्ट डेज है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज व्हाइट कार्ड इन फुटबॉल मैच। आप लोगों ने कार्ड सुने होंगे जिसमें रेड कार्ड या येलो कार्ड भी होते हैं, लेकिन अगर हम व्हाइट कार्ड की बात करें, क्योंकि रेड कार्ड तो आप जानते हैं किसके लिए, या येलो कार्ड की हम बात करें तो ये किसके लिए दिया जाता है। रेड कार्ड और येलो कार्ड कभी भी जब कोई गेम के अंदर फाउल करता है तो उसके लिए दिया जाता है, लेकिन इसको किसके लिए दिया जाता है, अगर हम व्हाइट कार्ड की बात करेंगे तो व्हाइट कार्ड दिया जाता है फेयर फेयर प्ले के साथ। फेयर प्ले के लिए जो टीम सबसे अच्छा प्रदर्शन करती है, अच्छे से खेलती है, उसके लिए व्हाइट कार्ड दिया जाता है। और अगर हम रेड कार्ड और व्हाइट कार्ड की बात करते तो वो कब स्टार्ट किए गए थे, 1970 में। तो कार्ड्स दिए गए कब थे, 1970 में, 1970 में रेड कार्ड और येलो कार्ड को शुरू किया गया था, या इनको दिखाना शुरू किया गया था कि कौन कैसी परफॉर्मेंस इसमें देता है, उसके बिहाफ पे इनको कार्ड को दिया जाता था। और इसको शुरू किसने किया था, फीफा वर्ल्ड कप में इसको शुरू किया गया था, जो हमारा 1970 में वर्ल्ड कप खेला गया था, उस कप में इसको शुरू किया गया था। और अगर हम फेयर प्ले वाले इसी अवार्ड की अगर हम बात करें, ये अवार्ड जो, सॉरी, कार्ड जो इसमें दिया गया है फेयर प्ले के लिए, जो मैंने आपको व्हाइट कार्ड बताया, तो ये कब दिया गया था, 21 जनवरी 2023 में। तो 21 जनवरी 2023, यानी कि 21 जनवरी 2023 में इसको दिया गया था। कहां पर दिया गया, जो अभी रिसेंटली खेला गया है हमारा महिला कप, वुमेन्स कप में इसको दिया गया है, और ये यूज किया गया है या दिखाया गया है पुर्तगाल में। पुर्तगाल एक शहर का नाम है जहां पर इस कार्ड को दिखाया गया है, और वहां पर दोनों ही टीमें अच्छे से प्रदर्शन करते हुए 3-0 से आगे थी, जिसके लिए इनको ये व्हाइट कार्ड दिखाया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हु इज विनर ऑफ NSCI स्नूकर ओपन क्राउन। यस, नाम के साथ ही फोटो के साथ जैसे आप लोग देख पा रहे हैं कि ये हमारे स्नूकर ओपन क्राउन किसने जीता था। अगर केवल इसके आंसर की हम बात करेंगे तो हमारा आंसर आएगा लक्ष्मण रावत। हमारे NSCI स्नूकर ओपन क्राउन के जो विनर हैं वो लक्ष्मण रावत जी हैं। और इनकी हम बात करें कि लक्ष्मण रावत जी ने क्या किया है, कैसे क्या किया है, इन्होंने जब लास्ट टाइम इस ओपन क्राउन टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया था तो ये रनर अप रहे थे, और उस टाइम पे ये लूज कर गए थे किससे, सौरव खत्री से। और जब ये विनर हुए हैं, जबकि इनका स्कोर था 9-6, तो ये इन्होंने किसको हराया था, आदित्य मेहता को। तो जो हमारे लक्ष्मण रावत जी हैं, ये किसको हराकर ऊपर आए, आदित्य मेहता को। और लास्ट टाइम की अगर बात करेंगे, ये किससे हारे थे, सौरभ खातरी से ये हारे थे। हमारा राइट क्वेश्चन का आंसर बनता है लक्ष्मण रावत, जिन्होंने NSCI स्नूकर ओपन क्राउन अभी रिसेंटली जीता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हु क्रिएट वर्ल्ड रिकॉर्ड इन क्रिकेट। अब इसने पूछा है अभी रिसेंटली में, क्योंकि हम करंट अफेयर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन सिर्फ केवल ये बोलता है कि अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिकेट में किसने बनाया है, और वो किस पर्पज का है। जो रिसेंटली अगर हम बात करेंगे तो वो हमारा आएगा मैक्सिमम रन के साथ जीतने वाली टीम का। अगर यहाँ पर केवल आंसर की बात करते हैं, केवल हम राइट आंसर की बात करें, तो यहाँ पर आ जाएगा इंडिया। इंडिया ने अभी ये मैच या ये टूर्नामेंट जीता है, जिसकी हम बात कर रहे हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड अपना बनाया, लेकिन वो किसके खिलाफ बनाया है, इसने इसने श्रीलंका को हराया है 317 रनों से। तो इसने किसको हराया है, श्रीलंका, 317। तो यहाँ पर कितना था स्कोर, 317 रन थे। 317 रनों से श्रीलंका को भारत ने हराया था। और ये लास्ट रिकॉर्ड मैक्सिमम रन का कितना था, 300 रनों की अगर हम बात करेंगे, 300 रन से सबसे ज्यादा रन हराने वाली टीम थी न्यूजीलैंड, जो पिछले 15 साल से कोई भी रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया था कि कोई इतने ज्यादा रनों से किसी टीम को हरा सकता है। और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड अब की बार क्रैक किया, और अपना नया रिकॉर्ड बनाया 317 वाला इंडिया ने, जिसमें श्रीलंका को इसने बीट किया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हु इज गोइंग टू होस्ट FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023। इसने पूछा है ऐसा कौन सा देश है जो हॉकी वर्ल्ड कप 2023 FIH मेंस को होस्ट कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है। अगर केवल क्वेश्चन के आंसर की ही हम बात करेंगे तो ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा
या होस्ट किया है उसको, वो है इंडिया। इंडिया ने इसको होस्ट किया है। और इसमें हमारी टीमों की अगर बात करें तो टोटल टीमें हमारे लगभग इसमें 16 टीमें आई थी, 16 टीमों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। और जो ये टूर्नामेंट हमारी थी, कौन से नंबर की टूर्नामेंट थी? 15वें नंबर का ये वर्ल्ड कप था जो इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया था, या इंडिया में ऑर्गेनाइज किया गया था। और ये 13 जनवरी को 13 जनवरी को ऑर्गेनाइज किया गया था। जो अभी रिसेंटली हमारी जनवरी गई है उसमें 13 को इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। और ये था FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। मैंने धीरे धीरे इसमें कुछ क्वेश्चंस के साथ में आपको फोटोज भी लगाई है, क्योंकि कभी कभी हम कुछ फोटोज को जानकर ये समझ लेते हैं कि हाँ ये है वो प्लेयर या वो एरिया है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। जो भी चैनल पर रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपकी मेरी आने वाली नई वीडियो जो हम करंट अफेयर के ऊपर से और फिजिकल एजुकेशन के ऊपर बना रहे हैं वो आपको नहीं मिल पाएगी, आप उससे वंचित रह जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हु इज रिटायर फ्रॉम प्रोफेशनल टेनिस इन इंडिया। अब टेनिस खेलने वाले प्लेयर के बारे में इसने पूछा है, वो कौन है जो रिटायर हो रहा है या हो चुका है। जो रिटायर हो चुका है या हो रहा है वो कौन है, अभी प्रोफेशनल प्लेयर कौन सा है हमारा। जैसे कि फोटो से आप पता लग ही पा रहा होगा, वो हमारी सानिया मिर्जा है। सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा ने अभी क्या हुआ है, रिटायर हुई है सानिया मिर्जा अभी, जिसने प्रोफेशनल टेनिस से रिटायरमेंट लिया है। अगर हम सानिया मिर्जा की ही बात करेंगे तो ये 6 टाइम 6 बार ग्रैंड स्लैम डबल्स विनर रह चुकी है मैक्सिमम टाइम तक। और इनकी हम बात करें कि ओलंपिक में कब खेली थी, तो 2008 और 2016 ओलंपिक्स ये खेल चुकी हैं। और इनके बर्थ की बात करें, कहाँ ये जन्मी है, कब इनका जन्म हुआ है, तो इनका जन्म मुंबई महाराष्ट्र में हुआ है 15 नवंबर 1986 से। इनका जन्म हुआ है 15 नवंबर 1986। 15 नवंबर 1986 में कहाँ पर, मुंबई महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ है। और अगर इनकी हम बात करेंगे, इन्होंने मैरिज कब की थी, तो इनकी मैरिज, इनकी शादी 2010 में शोएब मलिक, जो रिसेंटली पाकिस्तान में है, या पाकिस्तान में ही इन्होंने शादी की थी। अब भारतीय प्लेयर होने के बाद इन्होंने अदर कंट्री में शादी की थी 2010 में। शोएब मलिक जो एक क्रिकेटर थे या क्रिकेटर हैं, उनके साथ में इनकी शादी हुई थी। और इनका एक बेटा भी है जिसका नाम है इजहार मिर्जा मलिक। इन्होंने अपने नाम से ही अपने बेटे का नाम रखा हुआ है। और केवल ये एक ऐसी पहली इंडियन प्लेयर थी जिन्होंने WTA सिंगल्स जीता था। आज तक कोई भी ऐसी प्लेयर्स नहीं हो पाई है जिसने WTA जीता है, और उसमें ये भी सिंगल्स इन्होंने जीता था जिसमें अकेले प्लेयर्स खेलने वाले थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, इंडियाज यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर इन चेस। भारत का ऐसा कौन सा यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर है जो चेस में विनर है, जिसने चेस जीता है। जैसे कि आप नाम से ही पता लग पा रहा होगा आपका, परनेश एम ने अभी हमारे खिताब जीता है। मैं एक बार आंसर आपको राइट कर देता हूँ। परनेश एम परनेश एम ने अभी ग्रैंड मास्टर चेस खिताब जीता है। और अगर हम इनकी उम्र की बात करें, ये कितने साल के हैं, तो 16 ईयर इनकी एज है, और ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं। जो इन्होंने ग्रैंड मास्टर खिताब अभी जीता है, टूर्नामेंट जीता है, वो कौन से नंबर का था? 79, 79वें नंबर का ये टूर्नामेंट था जो इन्होंने अभी जीता है। अगर हम इन्हीं के बारे में बात करें, या इस टूर्नामेंट के बारे में बात करें जिस टूर्नामेंट में इन्होंने खिताब जीता, तो उसमें टोटल 136 प्लेयरों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से इन्होंने यह खिताब अपने नाम किया है। अगर इनके करियर की हम बात करें तो इन्होंने पहला नॉर्म इनका पहले शुरुआती मैच था, उसकी बात करें तो वो उन्होंने 2020 में दिल्ली में खेला था, और अगर दूसरे की बात करें, दूसरा नॉर्म जो उन्होंने खेला था वो स्पेन में 2021 में खेला था। 2021 में स्पेन में उन्होंने दूसरा अपना नॉर्म खेला था। और तीसरे की अगर हम बात करें तो तीसरा भी रिसेंटली जो ये जीते हैं वो हमारा नवंबर 2022 में, नवंबर 2022 में इन्होंने जीता है। ये हमारे यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर चेस विनर हैं। लेकिन अगर हम बात करें केवल भारत की सबसे छोटे प्लेयर की, सबसे कम एज वाला प्लेयर कौन सा है, तो वो है हमारी वंदना शिवानंदन। उसने क्या जीता है? यूके ओपन चैंपियनशिप उन्होंने जीती है, और उनकी एज है 7 ईयर। केवल 7 साल की उम्र में उन्होंने यूके
चैंपियनशिप अपने नाम की है वंदना शिवानंदन, जिसकी हम बात कर रहे हैं, लेकिन इनका नाम है हमारा परनेश एम, जिन्होंने अभी ग्रैंड मास्टर ओपन अपना अपने नाम किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वेयर इज लोकेटेड द वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम। हम बात करें हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। जैसे आप फोटो से देख पा रहे हैं, देखने में भी लग पा रहा है कि हाँ बहुत बड़ा हॉकी स्टेडियम है। और ये रिसेंटली अभी अभी करंट अफेयर जिसकी हम बात कर रहे हैं उसी का अकॉर्डिंग मैंने आप ये क्वेश्चन का आंसर दिया है कि विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ पर है। तो विश्व का अगर हम केवल हॉकी स्टेडियम की बात करेंगे कि ये कहाँ पर है, तो ये हमारा इंडिया में है, और इंडिया के शहर है उड़ीसा। उड़ीसा इंडिया में है ये। अगर हम इसके नाम की बात करें, ये स्टेडियम का नाम क्या है? बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा इस स्टेडियम का नाम है, जो उड़ीसा और इंडिया में उड़ीसा में स्थित है। बिरसा मुंडा ये हमारा स्टेडियम है जो विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है। और इसकी बात करें कि इसको स्टार्ट किसने किया या इसने इसको किसने बनवाया है, तो इसको चीफ मिनिस्टर जो वहां पर अभी हैं, नवीन पटनायक। नवीन पटनायक जी ने इसको 260 लगभग 260 करोड़ रुपए का इसमें खर्च आया है, जिसकी खर्च के बाद इन्होंने इसको बनवाया, और ये 15 महीनों 15 मंथ में इसको बनाकर रेडी कर दिया गया है। अब इसमें बात करें कि पहला मैच इसमें कब खेले गए, तो पहले मैच इसमें अभी लास्ट मंथ जनवरी में खेले गए, 13 to 29 जनवरी, जिसमें 44 मैचेस इसमें खेले गए हैं। केवल हम इसके फर्स्ट मैच की बात करें जो 13 to 29 जनवरी में 44 मैचेस इसमें खेले जा चुके हैं। और नेक्स्ट मैच की अगर हम बात करें कि इसमें नेक्स्ट मैच कब खेले जाएंगे, तो 10 to 15 मार्च में इसमें खेले जाएंगे। और कैपेसिटी की इसकी बात करते हैं, अगर इसकी कैपेसिटी की हम बात करते हैं, तो इसकी जो कैपेसिटी है वो 21,800 पीपल्स की बैठने की है, यानी कि 21,800 व्यक्ति इसके अंदर बैठ सकते हैं। और हम इसकी बात करें कि ये कब बनकर रेडी हुआ, तो 5 जनवरी 2023, अभी रिसेंटली 5 जनवरी 2023 में ये बनकर तैयार हुआ है। और बनने के बाद ही इसमें 13 जनवरी से 29 जनवरी तक 44 मैच अब तक खेले जा चुके हैं, और ये विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है जो इंडिया में है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु इज गोइंग टू होस्ट आईबीए वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप। आईबीए वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप, बॉक्सिंग चैंपियनशिप कौन होस्ट कर रहा है, कौन इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो अगर केवल इसके आंसर की ही हम बात करें, तो ये होस्ट किया जा रहा है इंडिया में। 2023 में इंडिया में वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप को होस्ट किया जा रहा है या संचालित किया जा रहा है। और इसका संचालन किसके द्वारा होता है, तो इसका संचालन होता है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के द्वारा, आईबीए के द्वारा, जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो इसका संचालन या इसकी देखरेख या किसके सुपरविजन में इस इवेंट्स को किया जाता है, तो वह है हमारी इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। और ये एक ओलंपिक लेवल का ही टूर्नामेंट होता है, जिसमें बहुत सारे प्लेयर्स पार्टिसिपेट्स करते हैं, सारी कंट्री जिसमें पार्टिसिपेट करती है। अगर हम इस चैंपियनशिप की बात करें, आईबीएफ वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप की बात करें, तो सबसे टॉप में इसमें जाता है हमारा तुर्की, जो मेडलिस्ट या मेडल के हिसाब से हम टैली कर रहे हैं। तो फर्स्ट पे आएगा इसमें हमारा तुर्की। और इंडिया की बात करें तो इंडिया इसमें आता है 4th नंबर पर। और अगर हम अभी रिसेंटली बात करें कि भारत ने इसमें कितने गोल्ड जीते, तो भारत ने इसमें अब तक केवल एक गोल्ड जीता है, जो नेहात जरीन ने गोल्ड हमें जितवाया था। केवल इसी टूर्नामेंट की हम बात करें, इसमें केवल भारत ने एक ही गोल्ड जीता है, जो हम लोगों ने लास्ट टाइम जीता था। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हेन बीसीसीआई टू ऑफर इक्वल पे टू मेंस एंड वुमेन्स क्रिकेटर। देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन और बड़ा अच्छा भी है, क्योंकि देखिए सभी को हर कोई सैलरी के लिए वर्कआउट करता है या काम करता है। तो इसमें भी एक एक टारगेट या एक नया नियम लागू किया गया था कि जितने भी प्लेयर्स होते हैं, चाहे वो मेंस है या वुमेन्स है, जो भी खेल रहे हैं उनको सैलरी बराबर मिलनी चाहिए। तो अगर हम केवल इसकी बात करें कि ये कब स्टार्ट किया गया था, तो केवल सिंपल वे में इसकी बात करें तो 27 अक्टूबर 2022, 27 अक्टूबर को ये बात रखी गई थी कि सैलरी दोनों को बराबर मिलनी चाहिए, चाहे वह
मैन हो या वुमेन हो। लेकिन अगर इसमें हम बात करें कि सैलरी कितने कैटेगरीज में मिलती हैं, तो इसमें चार कैटेगरी होती हैं। पहली कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ ए प्लस की। ए प्लस कैटेगरी में सैलरी मिलती है जी इसमें 7 करोड़। 7 करोड़। और फिर ए कैटेगरी हो जाती है, इसमें मिलते हैं 5 करोड़। फिर आ जाती है बी कैटेगरी, पैसे मिलते हैं या रुपए मिलते हैं 3 करोड़। और लास्ट आ जाती है हमारी सी कैटेगरी, जिसका अमाउंट होता है इसमें 1 करोड़। 1 करोड़। ये इसमें इनकी मैच की फीसिस होती है, जो हमारे प्लेयर्स खेलते हैं इनको कितनी सैलरी मिलती है। और ये सैलरी हमारी होती है ईयरली। ये हमारी मंथली सैलरी नहीं होती, ईयरली होती है। तो इस ईयरली सैलरी में अगर हमारे ए प्लस ग्रेड वाले प्लेयर्स हैं, तो उनको सैलरी मिलेगी 7 करोड़ रुपीज। और अगर ए ग्रेड वाले हैं तो 5 करोड़ रुपए मिलेंगे, और बी ग्रेड वाले हैं तो 3 करोड़। और अगर सी ग्रेड वाले हैं तो केवल 1 करोड़ रुपए उनको सैलरी मिलती है। और ये हमारी होती है ईयरली, साल में इनको एक बार सैलरी मिलती है। और उसी सैलरी के ऊपर ये अपना वर्कआउट करते हैं या उसी के ऊपर अपना गेम खेलते रहते हैं। ये सैलरी हमारी फिक्स की गई है सभी के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी हमारी लास्ट ईयर ही की गई है, करंट अफेयर में हमारी है। बार बार आपसे रिक्वेस्ट है कि करंट अफेयर को जानने के लिए, स्पोर्ट्स में करंट अफेयर अगर आपको पढ़ना है या उसको जानना है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और साथ ही साथ शेयर शेयर भी करते रहिए, क्योंकि ये न्यूज या ये खबर सभी के पास में टाइम से पहुंच जाए। और हर क्वेश्चंस में 10 से 15 नंबर के आपको करंट अफेयर्स मिलती रहेगी, चाहे वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है या अगर आप अदर सब्जेक्ट की भी बात करते हो तो करंट अफेयर्स वहां पर भी आती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच अदर कंट्री आर प्रोवाइडिंग इक्वल पे इन स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स की हम बात करें और साथ में यहाँ पर हम लोग क्रिकेट भी कर लेते हैं। क्रिकेट, ऐसी कौन सी कंट्री है जो भारत की तरह ही या और किसी भी देश की तरह केवल सिर्फ इक्वल पे करती, चाहे वो गर्ल्स है या बॉयज है, चाहे मेंस है या वुमेन्स है, जो भी उनकी तरफ से खेलता है उनको इक्वल पे देता है। नॉट क्रिकेट, वो क्रिकेट में नहीं है, अदर स्पोर्ट्स में भी हो सकता है। तो उनको अगर केवल हम राइट आंसर की बात करें तो एक देश ऐसा और भी है जो बराबर पे करता है, चाहे उनके लिए कोई भी हो, मेंस हो या वुमेन्स हो। और वो है हमारा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड भी बिल्कुल सेम पे करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रोजर फेडरर व्हेन वाज रिटायर्ड। रोजर फेडरर कब रिटायर हो रहे हैं या कब रिटायर्ड हो चुके हैं। अगर हम केवल इनके राइट आंसर की बात करें कि रिटायर्ड कब हो चुके हैं, तो रिटायर्ड हो चुके हैं 15 सितंबर को 2022 में। तो रोजर रोजर फेडरर रिटायर्ड हो चुके हैं 15 सितंबर 2022 में। और अगर हम इनकी बात करें कि इनकी कमाई कितनी है, इनकी इनकम कितनी है, तो इनकी इनकम है 550 मिलियन यूएसडी डॉलर में है इनकी इनकम ये। और इनके बर्थ की अगर हम बात करते तो 8 अगस्त 1981 में इनका जन्म हुआ था स्विट्जरलैंड में। ये स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं। और इनका जन्म 8 अगस्त 1981 में हुआ था। दूसरी बात, इनकी एक पहचान ये भी है कि 100 बैक हैंड प्लेयर हैं। एक हाथ से खेलने वाले और उल्टे हाथ के साथ भी खेलने वाले प्लेयर ये हैं। और इनकी हम बात करें कि ये कौन कौन से टूर्नामेंट्स खेल चुके हैं या जीत चुके हैं, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन ये जीत चुके हैं, फ्रेंच ओपन ये जीत चुके हैं, यूएस ओपन भी ये जीत चुके हैं। डेविस कप के भी ये विनर हैं जो इन्होंने 2014 में खेला था। और होपमैन कप जो इन्होंने 3 बार जीता है। होपमैन कप भी हमारा किससे रिलेटेड है, टेनिस से रिलेटेड है। और ये इन्होंने 3 बार जीता था। पहला इन्होंने कब जीता, 2001 में, फिर 2018 में, और फिर 19 में। तो इससे हम ये भी जानते हैं कि होपमैन कप किस गेम से संबंधित है, हमारा टेनिस से है। और ये हर साल किया जाता है, और इसको मैक्सिमम टाइम जीतने वाले जो प्लेयर हैं हमारे, वो रोजर फेडरर हैं, जिन्होंने 3 बार इसको जीता हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु इज गोइंग टू होस्ट फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022। यानी कि जो हमारा 2022 में फीफा वर्ल्ड कप 17 का हुआ है, वो किसने होस्ट किया है। अगर आंसर की ही बात करें तो आंसर आ जाएगा हमारा इंडिया। इंडिया ने इसको होस्ट किया हुआ है।
या इंडिया में ये अ, आयोजित किया गया था 2022 में। लेकिन कब से कब तक आयोजित किया गया था? ये 11 अक्टूबर टू 30 अक्टूबर तक ये आयोजित किया गया था 2022 में। इसको स्टार्ट किया गया था 11 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक। और ये एक बहुत अच्छी हमारे लिए अचीवमेंट रही है इंडिया के लिए कि उनको वर्ल्ड कप अपने ही देश में ऑर्गेनाइज करने का मौका मिला। ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि इंडिया भी धीरे धीरे अपनी ग्रो कर रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हु इज द चैंपियन ऑफ डायमंड लीग? देखिए, डायमंड लीग, अगर हम केवल डायमंड लीग की ही बात करें तो ये किससे संबंधित है? एथलेटिक्स से ये संबंधित है। अगर हम डायमंड लीग की ही बात करते हैं तो डायमंड लीग हमारा संबंधित है एथलेटिक्स से। और ये अभी जीता किसने है? हाँ जी, इसमें राइट आंसर यह है कि ये जीता किसने है, तो वो आ जाएगा हमारा नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने ही अभी जीता है। अब हम इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात करते हैं कि इसको शुरू कब किया गया था। डायमंड कप या डायमंड लीग कब शुरू की गई थी? तो ये 2010 में शुरू की गई थी। और इसमें फोर जो कंट्रीज हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, जिसमें से यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका और अफ्रीका। ये इसमें एरियाज हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं या इस लीग में खेलते हैं। और जो अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया कि नीरज चोपड़ा ने इस टूर्नामेंट को जीता है या इस लीग को जीता है, अगर केवल हम उनके राइट आंसर की बात करते तो नीरज चोपड़ा थोड़ी कब से कब तक थी? 13 टू 18, 13 मई से स्टार्ट हुई थी वो ये, 13 मई टू 8 सितंबर 2022। तो ये 18 मई से लेकर 8 सितंबर तक चलने वाली लीग थी, जिसमें नीरज चोपड़ा ने पार्टिसिपेट किया था। और ये हुई कहाँ पर थी? स्विट्जरलैंड में हुई थी। और इसमें इन्होंने 88.44 मीटर भाला फेंका था, जिसमें इन्होंने डायमंड लीग अपने नाम की थी। एक यही लीग इनकी बस्ती थी, वरना ओलंपिक में मेडल लाने के बाद केवल एक लीग बस्ती थी जो इनके नाम नहीं थी, अब वो भी इनके नाम हो चुकी है। अगली बार हम फिर मिलेंगे आपके साथ एक नए क्वेश्चन के साथ में, और बहुत सारे नए क्वेश्चंस करंट अफेयर से रिलेटेड मिलेंगे। रिक्वेस्ट है सभी से कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। और जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह इनको शेयर जरूर कीजिए कि ये जो हम अपनी क्लासेस ले रहे हैं वो हमारी रिसेंटली जो हमारी घटनाएं होती जा रही है स्पोर्ट्स से रिलेटेड उनके ऊपर है। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर आप लोगों के सामने है, 9720429466। आप इस पे कमेंट्स कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। अगर आपके कोई भी क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, आपका कोई आंसर आपको नहीं मिल पा रहा तो मेरे पास आप क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं, मैं उनका आंसर्स आपको बता दूंगा। ये मेरा व्हाट्सएप पर है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।